वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 इन्वेंट्री दिस स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स बिकॉज हर एक कंपनी कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट इन्वेंट्री तो होगी और इन्वेंट्री की वैल्यू को मैनिपुलेट करोगे तो उससे बड़ा मैनिपुलेशन हो जाता है। इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट में शेयर की प्राइस उछल जाती है और कम करते हो तो सब नीचे उल्टा चलना चालू हो जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी चालू हो जाती है। तो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लेके आए और हर एक कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट, सबके लिए मैंडेटरी है ये। और इसमें अपने को स्टैंडर्ड में करना क्या है, 3 चीज सीखनी है। हमको कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना है, हमको एनआरवी कैलकुलेट करना सीखना है। ये दोनों कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम लोग अमाउंट डिसाइड कर ही लेंगे बैलेंस शीट में क्या लिखना है, जब तक ये बिका नहीं है, बराबर ना, टिल इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। लेकिन इन्वेंट्री 3 चीज को बोला जाता है, इन्वेंट्री ये स्टैंडर्ड में 3 चीजों को इन्वेंट्री बोला जाता है, हेल्ड फॉर सेल बट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज फिनिश्ड गुड्स, हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, सेमी फिनिश्ड गुड्स, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाईज। बट इन्वेंट्री एसेट, एसेट क्यों है, क्योंकि ये बिक के फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। कोई भी एक्सपेंसेस अगर फ्यूचर में प्रॉफिट देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, वी कॉल इट एज एसेट, उसको हम लोग एसेट ही बोलते हैं। फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट व्हाट एल्स, AS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन व्हाट, नंबर 1 अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज वहां पे फेयर वैल्यू है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। AS2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस by the producer, for producer it is not applicable। देखो ना पॉइंट नंबर 4 वही है ना, it is not applicable for producer of inventory like agriculture produce, forest products, mineral oils, ores, gases। लाइव स्टॉक पे भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सब आइटम्स में तो कॉस्ट होता ही नहीं है, खाली क्या होता है, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। बट ट्रेडर के लिए एप्लीकेबल है, वो खाली फार्मर, प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेडर के लिए डीमार्ट वगैरह ये सब ट्रेडर जो होते हैं ना, किराने वाले, इनके लिए एप्लीकेबल है। फिर इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज इसके लिए अपने पास कौन सा स्टैंडर्ड है, AS7 है अपने पास। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइडर है और हाफ सर्विस दे रखी है, हाफ सर्विस बाकी है, तो स्टॉक ऑफ सर्विस नहीं आता इधर, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ सर्विस नहीं आता, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है, AS9। सो आगे अब वैल्यूएशन कर रहे हैं किसका, फिनिश गुड्स और WIP। इनके लिए रूल क्या है, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। लेकिन अगर फिनिश गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बेचने के लिए तो कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विचएवर इज लोअर। अच्छा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने का, या तो कैलकुलेट करना है तो ये कॉस्ट शीट बना लोगे। क्या कॉस्ट शीट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आता है, उसमें क्या क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड अदर कॉस्ट अप टू डेस्टिनेशन, वी गेट टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने का यूनिट्स प्रोड्यूस से मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी, तो मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। गॉट इट? ठीक है, ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड है ये कैसे मिलेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे मिलेगा, क्या है इसमें, परचेज प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस फ्रेट इनवर्स और एनी अदर एक्विजिशन कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरी टू कंडीशन एंड लोकेशन माइनस GST क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। फिर नेक्स्ट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये फिक्स होता है अमाउंट कॉलम में, CPU कॉलम में फिक्स करोगे तो अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा ना। सो CPU कॉलम में फिक्स करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है, और वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से क्या करने का, अपने को फॉर्मूला यूज करने का, सीधा क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट, तो अपने को मिल जाएगा रिकवरी रेट। इन शॉर्ट CPU कॉलम में वो फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में एक्चुअल प्रोडक्शन आना चाहिए, रिकवरी रेट उससे रिड्यूस हो जाती है। और लास्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एक तो डैमेज गुड्स का कॉस्ट नहीं लेना है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से क्या नहीं लेने का, माइनस एब्नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इन शॉर्ट डैमेज गुड्स का कॉस्ट। और कुछ आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस है, 4 है, क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, ये हटा दो तो अपने को प्रॉपर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिले। फिर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी समझाया था, बोलो नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल इन नेचर, खाली क्वांटिटी से माइनस कर देने का।
लिखने का नहीं, रिकॉर्ड नहीं करने का बुक्स में, और एबनॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री से निकाल के पीएनएल में डेबिट करने का। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, पहले वैल्यू भी तो चाहिए ना। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इंटू एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी इंटू अनसोल्ड क्वांटिटी कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी, इंटू एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी कर दोगे तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक से निकाल दो, पीएनएल के डेबिट में लिख दो। यही प्रोसेस कॉस्टिंग में, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन भी यही मेथड से तुम लोग कैलकुलेट करोगे जब कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे। चलो एनआरवी, दो एनआरवी दे दी। पहली एनआरवी क्या है, फिनिश गुड्स, व्हाट इज दैट, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड यू गेट एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन अगर एनआरवी ऑफ सेमी फिनिश गुड्स है तो यही वर्किंग में एक स्टेप आगे, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो मिल जाएगा एनआरवी ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। फिर आगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, सो सिंपल इट इज, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल्स इंक्लूड किया है वो फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस कॉस्ट या अबव कॉस्ट है तो रॉ मटेरियल्स विल बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट। लेकिन अगर फिनिश गुड्स जिसमें रॉ मटेरियल्स इंक्लूड किया है उसकी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है देन रॉ मटेरियल्स विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने लॉजिकली सब समझाया हुआ है, तुम लोगों को क्लैरिटी के साथ ये करा है। अच्छा, कॉस्ट फॉर्मूलाज, अगर तुम्हारा स्टॉक इंटरचेंजेबल नहीं है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और आइटम बाय आइटम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। क्वेश्चन नंबर 5 किया है इस पे अपन ने। फिर लेकिन अगर जनरल स्टॉक है तो FIFO एंड वेटेड एवरेज, FIFO एंड वेटेड एवरेज, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड वाले हैं। ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड रिटेल प्राइस मेथड। डिस्क्लोजर में दो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? फिर पॉइंट नंबर 9 तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो साथ में लपेट लिया इसके, और एक और पॉइंट नंबर 10 आज क्या सीखा हम लोग ने, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कैसे करेंगे, इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, और वो सेल्स वैल्यू यूनिट्स प्रोड्यूस का होना चाहिए, यूनिट्स सोल्ड का नहीं होना चाहिए। एक बार सेपरेट कॉस्ट मिल गया, डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यू गेट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट आ गया तो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर लो, फिर नेट जॉइंट कॉस्ट का वही ट्रीटमेंट, नेट जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट को एलोकेट कर दो इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन। समझा क्या नहीं? बस फिर यू गेट सेपरेट कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, you get cost per unit into unsold quantity. So this covers your entire accounting standard, and we have done more than 20 question on this. 20 से ज़्यादा questions किए हैं, and I have given complete clarity of this standard. मेरे तरफ से ये standard complete.